वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने आपको इंस्पिरेशन के बारे में बताया, एक्सपिरेशन के बारे में बताया। एक्सपिरेशन में थोड़ा सा आपको और बताएं, थोड़ा सा छूट गया था। एक्सपिरेशन में ये देखिए हमारा क्या है, ये सपोज कीजिए लंग्स है। क्या है ये? लंग्स है। यहाँ से कट करके हम साइड से देख रहे हैं। अब एक्सप्रेशन में हमने आपको बताया था कि ये जो डायाफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल थी वो भी क्या हो चुकी थी? बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी। ओके, अब इनको रिलैक्स कंडीशन में लाना। किस कंडीशन में लाना है? और यहाँ पर साइड में हमारे क्या लगे होंगे? ये वर्टिब्रल कॉलम। इनको रिलैक्स कंडीशन में लाना है। तो रिलैक्स कंडीशन में होता क्या है इनका? देखिए, रिलैक्स कंडीशन में आपका जो इंटरकॉस्टल मसल बाहर की तरफ इसको खींच के रिब्स को ले गई थी, ये अब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगा, जिसकी वजह से इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ये अंदर की तरफ आएंगी और ये डायाफ्राम भी अंदर की तरफ आएगा। ठीक, डायाफ्राम भी अंदर की तरफ आएगा। तो ये जो आपका लंग्स है, लंग्स की पोजीशन ये ना हो करके थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी चीज़ को हम टाइटली पकड़ के खींचे थे, अब जब इसको रिलैक्स कर देंगे तो ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। ठीक है। अरे भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन तो यही तो पढ़ा हमने। ठीक है, कि किसी पे अगर बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वो फिर से क्या अपने न्यूली फॉर्म में आ जाता है, अगर फोर्स को छोड़ दें तो फिर से अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसी को तो बोलते थे स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? वॉल्यूम अब कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो बताइए प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। किसके कंपेयर में? एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ये आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वॉल्यूम कम होने के कारण, किसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ? डायाफ्राम के रिलैक्स होने से और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के रिलैक्स होने से वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो भी गैसेज हैं आपके कहाँ पर मूव कर जाएंगी? आपके मूव कर जाएंगी बाहर की तरफ। किसकी तरफ? बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी। जितना भी गैसेस होंगी वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि एयर मूव करेगा। उस एयर में क्या होगा? CO2 भी एडिशनल आ जाएगा, O2 भी होगा। आप कहेंगे सर O2 तो लिया था, O2 बाहर भी कैसे आ गया? तो बाबू हम एक चीज़ आपको बताएं कि जितना भी O2 लेते हैं 21% होता है हमारे इन्वायरमेंट में। जितना भी O2 लेते हैं सारा का सारा O2 थोड़ी कंज्यूम होता है, 5 या 6% उसका कंज्यूम होता है। बाकी तो O2 कहाँ पे आएगा? हमारे एयर के साथ बाहर ही आएगा। तो CO2 O2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाइट्रोजन गैस, जीरो ग्रुप एलिमेंट, जितने भी गैसेस होती हैं वो एयर के साथ फिर से बाहर आ जाती है। ठीक है, इसमें एडिशनल क्या? CO2 और आ जाता है। ओके, तो ये था आपका एक्सपायरेशन के बारे में। ये तो एक्सपायरेशन में जल्दी से नोट कीजिए। एक्सपायरेशन में कॉपी पेन निकालिए, जल्दी से नोट कीजिए। एक्सपायरेशन में क्या क्या मदद किया? डायाफ्राम का रिलैक्सेशन, यानी कि डायाफ्राम का रिलैक्स होना मदद किया। और क्या हेल्प किया? रिब्स की मसल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोल रहे हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपके हेल्प किए इस प्रोसेस में, एक्सपायरेशन में। अब हम आपको बताएं, जरा आप बताइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 1 मिनट में जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे 1 मिनट में नॉर्मल ब्रीदिंग बात करें। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या रनिंग के टाइम हम बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल, जब हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी नॉर्मल कंडीशन में है, कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम हम आपको बताएं कि हम लोग 1 मिनट में ब्रीदिंग कितना करते हैं। तो 1 मिनट में बाबू हम लोग 12 से लगा करके 16 टाइम, यानी कि 12 to 16 टाइम ब्रीद करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्रीद करते हैं हम लोग, इसको आखिर कितना वॉल्यूम हमने एक बार में लिया। यानी कि जैसे हम हैं एटमॉस्फेरिक एयर से
हमने एयर को अंदर लिया लंग्स में, तो हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर चला गया ये कैसे आप मेज़र करोगे, कितना ml चला गया, कितना वॉल्यूम चला गया। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम होता है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर क्या नाम होता है उसका? स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर जो होता है एक इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपके यहाँ पे वॉल्यूम लिखा होता है कि क्या वॉल्यूम 100, 200, 300, 400, 500, ये सब किसमें है आपका ml में वॉल्यूम लिखे होते हैं। नीचे जो होती है कोई आपकी एक छोटी सी बॉल होती है, हल्की सी एक बॉल होती है, ठीक है। अरे जो लोग जिनके पास लंग्स की प्रॉब्लम होती है उन्होंने देखा भी होगा, डॉक्टर उनको स्पाइरोमीटर देते हैं तो यहाँ से क्या निकला होता है, एक पाइप निकली होती है जिसको मुंह से खींचना पड़ता है, फिर मुंह से ही एयर को निकालना पड़ता है। तो ये बात ऊपर की तरफ जाती है और नीचे आती है। तो जब आप सक करोगे, ठीक है, इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये क्या होगा, बाल ऊपर जाएगी, तो जितना मैक्सिमम ऊपर जाएगी तो वही आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, कि आखिर आपने एक बार में कितना एयर का वॉल्यूम सक कर लिया, इंस्पायर कर लिया, ठीक है, या एक्सपायर कर लिया। तो ये आपका बताएगा स्पाइरोमीटर बताएगा, ठीक। तो स्पाइरोमीटर के द्वारा आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। और ब्रीदिंग कितने करते हैं, 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स करते हैं, ठीक। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं हम, देखिए हम लोग जो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है, उनमें रिब्स भी काम कर रही है, डायफ्राम भी काम कर रहा है, ठीक है। जरा सोच के देखिए कि कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, क्या है, कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसका एम्ब्रियो 4 मंथ या 5 मंथ का हो चुका है, यानी कि काफ़ी डेवलप हो चुका है। उसका जो ये बेली या पेट का साइज होगा यूट्रस की वजह से ये पूरा फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा यूट्रस का साइज पूरा फूल जाएगा, जिसकी वजह से डायफ्राम पे इफेक्ट पड़ेगा। डायफ्राम नीचे नहीं जा सकता ज़्यादा, ठीक है, यानी कि उसका एक कंपोनेंट जो है काम करना बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि डायफ्राम नीचे ले जाएगी तभी तो इंस्पायर होगी एयर का। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिब्स का यूज़ करती हैं, अपने इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की वजह से क्या होता है, उनमें ब्रीदिंग होता है, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए एक नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है, वो उसका डायफ्राम, उसका मान लीजिए रिब्स काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने डायफ्राम को ऊपर नीचे करके भी एयर को अंदर या बाहर कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में डायफ्राम तो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है, अगर उसको रिब्स को पकड़ के दबा दिया जाए, क्या रिब्स को ऐसे दबा दिया जाए तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है, यानी कि एनॉक्सिया कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं एनॉक्सिया कंडीशन, ठीक, क्योंकि डायफ्राम तो उसका काम ही नहीं कर रहा था पहले से ही, ड्यू टू द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो ने पूरा जगह तो एम्ब्रियो ने ले लिया, डायफ्राम तो ऐसे नहीं काम कर रहा है। तो ये जो रिब्स है ये पूरा का पूरा सपोर्ट करता है ब्रीदिंग में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी में मैक्सिमम सपोर्ट कौन करता है, तो रिब्स की मसल करती हैं। और एक चीज़ हम आपसे बताएं कि ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन में, ठीक है, रनिंग कंडीशन में ह्यूमन जो हेल्दी ह्यूमन है उसके भी जब वो रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, तो बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो उतना आपका डायफ्राम नहीं दे पाता, इसीलिए कुछ एब्डोमिनल की मसल यानी कि कुछ हमारी पेट की भी मसल्स हेल्प करती हैं किसमें, ब्रीदिंग में। तो आपके नीट एग्जामिनेशन या 12th एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है कि ब्रीदिंग में क्या खाली रिब्स और डायफ्राम ही हेल्प करते हैं, नहीं, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प करती हैं। क्या, एब्डोमिनल मसल्स भी उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है, क्योंकि उतना ऑक्सीजन का सप्लाई हो नहीं पाएगा। या फिर जब हम फोर्सफुल्ली जो है सांस को लेते हैं, फोर्सफुल्ली सांस को अंदर ले गए, तो डायाफ्राम के अलावा हमारे स्टमक की मसल्स भी यानी कि एब्डोमिनल की मसल्स भी डायाफ्राम को नीचे खींचती हैं, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें हेल्प करती हैं, ठीक। अब इसके बाद इतना सब कुछ जानने के बाद, स्पाइरोमीटर हो गया, आपका एब्डोमिनल मसल्स हो गए, इतना सब कुछ जानने के बाद हम कुछ वॉल्यूम्स के बारे में जानते हैं। क्या, कुछ वॉल्यूम्स के बारे में जानते हैं जो हम इनटेक करते हैं या आपके बाहर निकालते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में।
तो अब हम बात करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में, यानी कि हमारे लंग्स की क्षमता कितनी है और वो कितना वॉल्यूम ले सकता है। तो हेडिंग का नाम होगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। इतनी क्षमता है हमारी लंग्स की और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने वॉल्यूम को इनटेक कर सकता है। तो हम आपसे बताएं कि जितना नॉर्मल टाइम में, क्या हमने बताया, जितना नॉर्मल टाइम में एक बार में हम लोग ब्रीद कर सकते हैं, यानी कि जितना एयर का वॉल्यूम एक बार में हम आसानी से ले सकते हैं, जैसे बस इतना ही ले सकते हैं, इतना ही ले सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो जो ये नॉर्मल हमने इंस्पिरेशन किया या जो नॉर्मल हमने बाहर की तरफ एक्सपिरेशन किया, जितना एयर का वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको बाबू? तो पहला आपका वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम में हम लिखेंगे नॉर्मल ब्रीद। नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना भी आपके वॉल्यूम एयर या तो इंस्पायर होता है या तो एक्सपायर होता है, ठीक है। अगर हम ये देखें इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी 500 ml। अच्छा ये बताइए 500 ml हमने नापा कहाँ से होगा? स्पाइरोमीटर से। अभी तो बताया जो लंग्स का कितना एयर निकाल रहे हैं, कितना एयर अंदर ले रहे हैं, इसको स्पाइरोमीटर से नापा जाता है। तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है, हमने नॉर्मल ब्रीथ किया, ठीक, 500 ml हमारे अंदर आधा लीटर अंदर गैस चली गई होगी, हमने उसी को छोड़ दिया, ठीक, 500 ml बाहर चली आई होगी, तो उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अच्छा आप ज़रा बताइए कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से लगा करके 16 बार लेते हैं, ठीक है। 12 to 16 लेते हैं, ये रेंज होता है। तो बताइए 1 मिनट में हम टोटल कितना ले लेंगे? 1 मिनट में तो एक बार में 500 अगर ले रहे हैं तो 1 मिनट में जो है 12 बार सांस लेते